स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमने अभी तक लाइफ प्रोसेस में दो पार्ट कंप्लीट किए थे, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड मीडियम होता है जो जिसमें हम कहते हैं प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। तो ये प्लाज्मा क्या काम करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के द्वारा हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाई जाती है। Many other substances like salt are also transported by blood. ब्लड से और भी कुछ सब्सटेंस है जैसे सॉल्ट वगैरह सप्लाई किए जाते हैं। अब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जो मेन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सबसे पहले है हमारा पंपिंग ऑर्गन, हार्ट। नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ेगी ट्यूब्स की, और थर्ड होगा हमारा रिपेयरिंग सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हार्ट की। हार्ट क्या करता है? हमारे हार्ट में सबसे पहले 4 चैम्बर होते हैं, ठीक? जो कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो 4 चैम्बर होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं कि जो हमारा ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो। चलिए बात करते हैं हमारे हार्ट की वर्किंग की। ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले जो हार्ट में हमारे लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट ऑट्रियम में जाता है। यहाँ पे लंग्स के थ्रू लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारा कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ओरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा? ओरोटा के थ्रू चला जाएगा हमारा बॉडी ऑर्गन्स में। यहाँ से जो हमारा ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, वो ओरोटा के थ्रू कहाँ चला गया? बॉडी ऑर्गन्स में। ओके, सबसे पहले क्या हुआ? ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ? लंग से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ पे ओरोटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। अब बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, वो क्या करेंगी? वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाएंगी। यहाँ से वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में गई, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएंगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फिर क्या करेंगी? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वापस से चली जाएंगी। ओके, आई होप द वर्किंग ऑफ हार्ट इज क्लियर टू ऑल। लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा?
बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। फिर से बॉडी ऑर्गन से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में जाएगा, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। ओके, दिस प्रोसेस इज क्लियर टू ऑल। Oxygen enters the blood in the lungs. The separation of right side and left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. ये जो क्या होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड की सेपरेशन क्यों की जाती है, ताकि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक दूसरे से अलग अलग रहे। और ये जो सेपरेशन है ये क्या काम करती है, एक हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पहुंचाती है बॉडी को। जो ये एनिमल्स हैं ये क्या होते हैं, इन्हें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर मेंटेन करते रहते हैं। जब ये गर्म एनवायरनमेंट में जाते हैं तो अपने शरीर को ठंडा रखते हैं, और जब ठंडे एनवायरनमेंट में होते हैं तो अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है उसके लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल होती रहे, इसलिए ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होना, अलग अलग होना जरूरी है। अगर ये मिक्स हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग अलग स्ट्रीम में होना चाहिए या अलग अलग रहना चाहिए, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में आसानी हो। और इस सिस्टम को हम लोग जो ये जो सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में उसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ओके, नाउ कम्स टू लेट्स डिस्कस अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? The force that blood exert against the wall of a vessel is called blood pressure. जो भी फोर्स ब्लड से exert, जो ब्लड फोर्स लगाता है वेसल्स में, तो वेसल्स होती है, हमारी नसें होती है, उनके अगेंस्ट, उनके वॉल्स के अगेंस्ट जो प्रेशर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज। जो आर्टरीज में प्रेशर ये जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है अगर हम किससे कंपैरिजन करें, वेन से। The pressure of blood inside the artery during ventricular systole या contraction के समय इसे क्या कहते हैं हम, systolic pressure कहते हैं। जब भी प्रेशर लगाया जाएगा ब्लड में, कब, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन के समय, जब भी हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिस्टोल या रिलैक्शन के समय जो प्रेशर लगाया जाएगा उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm होता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mm ऑफ एसजी होता है। इसलिए हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, 120/80। ओके, आई होप ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now let's come to the second part of our transportation system, that is the tubes or the blood vessels. जो हमारी आर्टरीज होती हैं जो ब्लड कैरी करती है, कहाँ से, हार्ट से ले जाती हैं ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स में, वो क्या होती हैं, दे हैव थिक वॉल्स। उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। इन ब्लड प्रेशर कम फ्रॉम हार्ट फ्लोज एट, क्योंकि इनमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ही हाई होता है। आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कि क्या करती है, हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स तक, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड पहुंचाती है। और यहाँ पे जो हार्ट से ब्लड जाता है, यहाँ हार्ट से दूर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जो होता है ब्लड का वो बहुत ही तेज प्रेशर से जाता है, इसलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड को, कहाँ से, डिफरेंट ऑर्गन से, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से, और फिर उसे कहाँ ले जाती है, हार्ट में ले जाती हैं। इसलिए इनके इन्हें थिक वॉल्स की जरूरत नहीं पड़ती।
इनकी थिन वॉल्स होती हैं क्योंकि इसमें जो प्रेशर लगता है वो कम हो जाता है. Instead, they were half valves that ensure the blood flows only in one direction. Okay. On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. और धीरे धीरे क्या है जो आर्टरीज डिवाइड हो जाती है स्मॉलर स्मॉलर और भी छोटी छोटी वेसल्स में, ताकि हर एक सेल्स के पास ब्लड पहुंच सके या ऑक्सीजन पहुंच सके. ओके. नेक्स्ट आता है रिपेयरिंग सिस्टम. जो मेंटेनेंस होता है हमारी बॉडी का वो किससे होता है, वो प्लेटलेट्स के थ्रू होता है. जब कभी भी इन ट्यूब्स में कोई लीकेज हो जाता है तो वो कैसे रिपेयर होगा. तो जो ये सिचुएशन है लीकेज की, मान लो कभी इंजर हम लोग चोट लग गई, हमारे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, खून बहना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या करता है जो ब्लड होता है वो ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ये क्या काम करती हैं, रिपेयरिंग का काम करती हैं. जैसे ही हमारे कहीं चोट लगती है तो वहां पे ये ब्लड क्लॉटिंग खून का थक्का जमाना शुरू कर देती है, जिससे खून ज्यादा ना बहे बाहर. ओके. तो वो अपना रिपेयरिंग का काम तुरंत शुरू कर देते हैं. ब्लड में एक और प्रेजेंट होती है चीज जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ. लिम्फ देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व, और ये भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. ये क्या करता है, प्रोटीन्स हो गए इनको ट्रांसफर करता है थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज. Some amount of plasma, proteins, and blood cells escape into intercellular space in the tissues to form the tissue fluid or lymph. लिम्फ काम करेगा, जो फैट होता है फैट को ट्रांसफर करता है दोबारा ब्लड में. ओके. अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट की. प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा. प्लांट्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था पहले कि टेक इन सिंपल कंपाउंड सच एज, प्लांट्स क्या करते हैं, सिंपल कंपाउंड्स लेते हैं. क्या क्या, CO2 लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एनर्जी स्टोर करते हैं कहाँ, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स में, जहाँ पे जैसे लीव्स होती है जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. The other kind of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. लेकिन जब प्लांट्स के और भी जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उन्हें भी तो फूड चाहिए होगा, तो कैसे पूरे बॉडी पार्ट में होगा ट्रांसफर. सबसे पहले जो सॉइल है इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स. जो हमारी रूट है वो क्या करती है, सॉइल से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर मिनरल्स को लेती हैं और पूरे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाती हैं. जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स होता है वो क्या होता है, अपसाइड डाउन या डाउन साइड अप होता है. मतलब रूट से ऊपर की तरफ जाता है और लीव्स से भी और भी पार्ट्स में पहुंचता है. तो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो लेंथ वाइज होता है प्लांट्स में. ओके. द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर occurs to the part in contact with the soils. तो सॉइल के कांटेक्ट में इन सब की जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर मिनरल्स की जरूरत होती है वो इनसे पूरी हो जाती है सॉइल से. और जो प्लांट्स क्या करते हैं, मूव नहीं करते, तो उनके जो सेल्स होते हैं वो लार्ज प्रोपोर्शन में डेड सेल्स होते हैं, तो उन्हें लो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो स्लो होता है. अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. प्लांट्स में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होती है. Vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels. जो जाइलम के पार्ट होते हैं वेसल्स और ट्रैकाइड, वो क्या काम करते हैं, वो पूरे बॉडी पार्ट को, पूरे प्लांट्स के पार्ट्स को वाटर पहुंचाते हैं. तो मेन जो जाइलम टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करती है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है.
at the root cells in contact with the soil actively takes up ions. This creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. वाटर क्या करता है, सॉइल से रूट्स में जाता है और जो कमी होती है वाटर की उन्हें पूरा करता है. This means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column water that is steadily pushed upward. और रूट से जो है वाटर को अपवर्ड पुश किया जाता है ताकि ऊपर के पार्ट्स को भी पानी की जो जरूरत है पूरी हो सके. Provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf. जो भी वाटर खर्च होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टोमेटा के थ्रू या लीव्स के थ्रू, सो वो जो रूट से जाइलम के थ्रू कवर कर लिया जाता है, जो रूट्स होती है जाइलम के थ्रू कवर कर लेती हैं. The loss of water in the form of vapor from the aerial plants of the plant is also known as transpiration. और जो पानी का लॉस होता है, जो पानी लॉस हो जाता है प्लांट से वाटर वेपर के फॉर्म में वो एरियल पार्ट से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं. जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है वो क्या किसमें हेल्प करता है, हमारे एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. क्या एब्जॉर्प्शन करने में, उसे सूखने में, और जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, वाटर को ऊपर पहुंचाने का काम होता है, उसमें हेल्प करता है. अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस. प्लांट्स को फूड और अदर सब्सटेंस कैसे मिलते हैं, तो जैसे एक जाइलम टिश्यू होता है वैसे ही फ्लोएम टिश्यू होता है जो काम करता है फूड को और अदर सब्सटेंस को पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में. द फ्लोएम transports amino acids and other substance. Transport of soluble product of photosynthesis is called translocation and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. Okay. जिस तरीके जाइलम ने काम किया उसी तरीके से फ्लोएम अपना काम करता है. क्या क्या, एमिनो एसिड्स और अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के पार्ट में. These substances are especially delivered to the storage organs of fruits and seeds and to growing organs. जितने भी फ्रूट्स और कोई भी प्लांट्स के फ्रूट्स होंगे, सीड्स होंगे या रूट्स होंगे या उनके जो भी ग्रोइंग ऑर्गन्स हो रहे होंगे, उन सब में इन सबको अमीनो एसिड या अदर सब्सटेंस को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्लोएम. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. जो जैसे जाइलम में क्या होता है, हम एक सिंपली तरीके से समझा सकते हैं वाटर का ट्रांसपोर्टेशन. फ्लोएम जो है उसे हम कैसे समझा सकते हैं, ये एनर्जी जो ट्रांसफर करता है एटीपी के फॉर्म में मान सकते हैं. जैसे मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. एटीपी मींस एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के उससे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बढ़ाता है टिश्यू के, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. और ये क्या है, ये जो प्रेशर क्रिएट करता है वो फ्लोएम को हेल्प करता है ताकि वो हर टिश्यू तक पहुंचा सके सारे मटेरियल को. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इन द स्प्रिंग के सीजन में जो शुगर स्टोर्ड होती है रूट में, स्टेम में, तो वो क्या हेल्प करती है बर्ड्स को, जो एनर्जी चाहिए होती है दोबारा रीग्रो करने में, उसमें जो ये स्टोर्ड एनर्जी है वो हेल्प करती है बाद में. चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. What are the components of the transport system in human beings? What are the function of these components? अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या थे, हार्ट, पंपिंग ऑर्गन, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड द रिपेयरिंग सिस्टम. और इसको डिटेल में आप इजीली आप डिस्क्राइब कर लोगे. Now the next question is, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds?
ये भी हमने डिस्कस किया था क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मैमल्स और बर्ड्स हैं उन्हें अपना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जिसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन की होती है। और अगर ये सेपरेट नहीं होगा तो वो हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। और उस सिस्टम को अच्छे से वर्क करने के लिए हमारी जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना जरूरी है, ताकि हमारी एनर्जी की नीड्स फुलफिल होती रहे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? क्या क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर और मिनरल कहाँ से होंगे? जाइलम से। फूड कहाँ से होगा? फ्लोएम से। ओके, आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. Now our last topic, excretion, is left, and we will discuss it in our last part of this chapter. Thank you. I hope you have understand well. Bye bye. Take care.